नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और तीसरी यूनिट में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने सामाजिक परिवर्तन के डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का पीपीटी बेस एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। और उसके बाद में मैंने पिट्रिम सोरोकिन जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं उनका सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी पीपीटी बेस पर इस यूट्यूब चैनल पर बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। और मुझे उम्मीद है कि दोनों सिद्धांतों को आपने बढ़िया तरीके से समझा है, अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ा है और किसी भी विषय को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए कॉलेज लेवल पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी उसको तैयार करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट और थ्योरीज़ को अच्छे तरीके से समझना एक बुनियादी पूर्वावश्यकता है। यानी ये बुनियादी शर्त है, इसके बिना उस सब्जेक्ट को हम अच्छे ढंग से न तो समझ सकते हैं, न उसको पढ़ सकते हैं, न उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात केवल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की भी नहीं कर रहे हैं, हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी विषय की जो अवधारणाएं हैं और सिद्धांत है ना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसी को ही कहते हैं। वो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है, केंद्रीय विषय क्या है, क्या लॉजिक दिया है, वो क्या बात कहना चाहते हैं। एक आम आदमी को भी हम सरल भाषा में उस बात को समझा सकते हैं ना, तभी यह माना जा सकता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझा है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन। समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ये बताती है कि समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचना, उसके प्रकारों, इनमें जो परिवर्तन होता है उसी को ही हम सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। और सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं वो ये बताते हैं कि ये परिवर्तन क्यों घटित होता है, कैसे घटित होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकटना है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले जो नियम है जो ये बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्यों घटित हो रहा है, किन कारकों से घटित हो रहा है और उसके कारण क्या परिणाम सामने आते हैं। उन्हीं नियमों को हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न है, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज जो 1922 में लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि समाज में दो तरह की संस्कृति होती है। एक भौतिक संस्कृति होती है जो मूर्त होती है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होती है अभौतिक संस्कृति जो अमूर्त होती है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारी जीवन शैली, हमारे व्यवहार, हमारे तौर तरीकों में अभिव्यक्त होती है। तो इन दोनों संस्कृतियों में असंतुलन के कारण समाज में परिवर्तन आता है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि भौतिक संस्कृति में तो हम आगे बढ़ जाते हैं और अभौतिक संस्कृति में पीछे रह जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स हैं वो नहीं बन पाते हैं, उनका हम पालन नहीं कर पाते हैं, उनकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो भौतिक संस्कृति में आगे हो जाना और अभौतिक संस्कृति में पीछे रह जाना, इस कारण समाज में परिवर्तन घटित होता है, सामाजिक परिवर्तन आता है। इसको सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत कहते हैं, कल्चरल लेग, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसके बाद में हमने पिट्रिम सोरोकिन जो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ा था। वो भी संस्कृति पर बल देते हैं और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज है उसमें सामाजिक परिवर्तन वो इंद्रियपरक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और भावात्मक संस्कृति, यानी सेंसेट कल्चर, आइडियल कल्चर और आइडिएशनल कल्चर, इनके बीच में चक्रीय रूप में घटित होता रहता है। और उसका कारण समाज की अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, बाहरी तत्वों के कारण सामाजिक परिवर्तन घटित नहीं होता है। आज जो हम सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वह है कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी हम कहते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक कालजयी समाज वैज्ञानिक है जिनको हर विषय में पढ़ा जाता है
और इन्होंने असाधारण सिद्धांत सामाजिक विज्ञानों में दिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इसके अलावा ऐतिहासिक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वो भी कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो हमारे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से सीधा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। बिल्कुल सरल भाषा में हम बात करें तो कार्ल मार्क्स हैं, वो मूलतः जर्मनी के थे और उन्होंने जीवन भर मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष किया और बहुत किताबें लिखी उन्होंने, और मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करते उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उनका ये कहना था कि समाज में आर्थिक कारक अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है, उसी के कारण दूसरी चीज़ें प्रभावित होती हैं, सब कुछ इसी पर टिका रहता है। यानी आर्थिक तत्व, अर्थव्यवस्था, आर्थिक ही सब कुछ निर्धारित करती है। इस कारण उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को हम आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने दास कैपिटल नाम से भी पुस्तक लिखी। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके साथ ही क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ये उनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं बुक्स में उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक पद्धति से अपने सिद्धांतों को स्थापित किया है। इस कारण उनको समाजशास्त्र के संस्थापक समाज वैज्ञानिकों में माना जाता है। उनके सिद्धांत हैं वो असाधारण समाजशास्त्री सिद्धांतों में माने जाते हैं। और उन्होंने जो अपना सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक समाज की जो संरचना होती है वह आधारभूत संरचना यानी अधोसंरचना यानी कि नीचे की संरचना और अधिसंरचना यानी ऊपर की संरचना, इनसे मिलकर बनती है। यानी प्रत्येक समाज के संरचना के दो महत्वपूर्ण मुख्य तत्व होते हैं, आधारभूत संरचना या अधोसंरचना और दूसरा अधिसंरचना। आधारभूत संरचना से उनका तात्पर्य उत्पादन प्रणाली से है और अधिसंरचना से तात्पर्य उनका हमारा धर्म, शिक्षा, कला, नैतिकता, विचारधारा, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, मूल्य, सामाजिक संबंध, इन व्यवस्थाओं से ये समाज की अधिसंरचना है, यानी समाज की ऊपरी संरचना है। और इसकी नींव है उत्पादन प्रणाली, जो समाज की अधोसंरचना है या आधारभूत संरचना है। यहाँ अधो का तात्पर्य नीचे से है और अधि का तात्पर्य ऊपर से है। यानी जो अधोसंरचना है यानी नीचे की संरचना है, यानी नींव है जिस पर समाज का पूरा ढांचा टिका हुआ है, वो आधारभूत संरचना या अधोसंरचना है, जिसे उत्पादन प्रणाली कहते हैं वो, और इंग्लिश में जिसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं हम। और इसके ऊपर समाज का जो ऊपरी ढांचा है जिसमें धर्म, विज्ञान, कला, नैतिकता, साहित्य, विचारधारा, संस्कृति, संबंध, दर्शन, मूल्य सब कुछ आ जाते हैं, वो समाज की अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर है। तो ये समाज के दो मुख्य तत्व हैं। और ये जो उत्पादन प्रणाली है, ये उत्पादन संबंध यानी मजदूर और मालिक के बीच में जो संबंध होते हैं उनको हम उत्पादन संबंध कहते हैं। और उत्पादन शक्तियाँ यानी उत्पादन प्रणाली, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जो प्रौद्योगिकी है, मजदूर है, मजदूरों के जो कौशल है, ये सब उत्पादन शक्तियों में आता है। इनके बीच में जब यानी उत्पादन संबंधों में और उत्पादन शक्तियों में जब अंतर्विरोध आता है तो वो वर्ग संघर्ष का रूप ले लेता है, और उस वर्ग संघर्ष से क्रांति होती है और क्रांति से फिर पूरी सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है। इस कारण समाज में सामाजिक परिवर्तन घटित होता है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों में जो विसंगति है, टकराहट है, वो सामाजिक परिवर्तन का बुनियादी कारण है। अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1859 में उन्होंने लिखी थी, उसमें इस बात को उन्होंने व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया है। और समाज की आधारभूत संरचना और अधिसंरचना, इनके माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझाते हुए कहा है कि जो उत्पादन प्रणाली है यानी समाज की जो आधारभूत संरचना है, वही सामाजिक परिवर्तन का निर्धारक है।
क्योंकि वर्ग संघर्ष इस उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही समाज की जो अधिसंरचना है उसमें परिवर्तन आता है। और इसको उन्होंने ऐतिहासिक विधि से स्थापित किया है, उदाहरण सहित सिद्ध किया। उनका कहना है कि समाज का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो वर्ग विहीन समाज था, यानी उसको आदिम साम्यवाद युग कहा गया है, जिसमें कोई वर्ग नहीं था, वर्ग विहीन शोषण विहीन वो समाज था, उसको आदिम साम्यवाद युग कहते हैं। उसके बाद में उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के स्वरूप दास युग आता है, जिसमें मालिक और दास दो वर्ग होते हैं और वो अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं और उनमें संघर्ष होता है। और मालिक ज़्यादा से ज़्यादा धन उपार्जन करना चाहता है, लाभ अर्जित करना चाहता है, संसाधनों पर स्वामित्व करना चाहता है। दास अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, वो भी उत्पादन में हिस्सा चाहता है, अपने लिए बेहतर जीवन चाहता है। तो उन दोनों के आपस में हितों में टकराव होता है, संघर्ष होता है। तो दास युग दूसरा युग है। उसके बाद में जब इनमें संघर्ष होता है तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो सामंतवादी युग का आविर्भाव होता है, जिसमें सामंत और अर्धदास किसान दो वर्ग होते हैं और फिर इन दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है अपने हितों को लेकर। तो उसके बाद में चौथा युग आता है पूंजीवादी युग, जिसमें फिर दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और श्रमिक, जो वर्तमान युग का उदाहरण है, जिसमें आपसी हितों को लेकर टकराहट और संघर्ष चलता रहता है। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहता है। दो वर्ग, शोषक और शोषित, सर्वहारा और बूर्जुआ, उन्होंने उदाहरण दिया है वर्तमान युग के संदर्भ में, पूंजीवादी युग के संदर्भ में। पूंजीपतियों को उन्होंने बूर्जुआ कहा है, श्रमिक वर्ग को उन्होंने सर्वहारा कहा है कि और इसके माध्यम से बताया है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और हर युग के समाज में दो वर्ग रहे हैं। एक शोषक वर्ग रहा है जिसको शासक वर्ग भी कह सकते हैं, और एक शोषित वर्ग रहा है जिसको शासित वर्ग भी कहते हैं, जिनमें आपस में अपने हितों को लेकर टकराव और संघर्ष रहा है। और इस संघर्ष से ही सामाजिक परिवर्तन रहा है, सामाजिक पुनर्निर्माण हुआ है, सामाजिक क्रांति हुई है, सामाजिक परिवर्तन आया है। तो उनका ये कहना है कि आदिम साम्यवाद युग के बाद दास युग आया, फिर सामंतवादी युग आया, फिर पूंजीवादी युग आया, और अब अगला जो युग होगा पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में संघर्ष के कारण उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन होगा उसके कारण एक साम्यवादी युग आएगा, जो वर्ग विहीन शोषण विहीन युग होगा, जिसमें सभी का संपूर्ण संपत्ति पर स्वामित्व होगा। ऐसा मार्क्स की कल्पना थी, जो अभी आना बाकी है। अभी पूंजीवादी युग चल रहा है, अब वो कब तक गठित होता है नहीं गठित होता ये तो उत्तर समय के गर्भ में ही छुपा हुआ है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपना ये सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को स्थापित किया कि इस कारण समाज में परिवर्तन घटित होता है। अर्थव्यवस्था, आर्थिकी, उत्पादन प्रणाली ही सामाजिक परिवर्तन का मूलभूत निर्धारक है। यही सामाजिक परिवर्तन और समाज की संरचना और स्वरूप को तय करती है। इसी से ही सब कुछ निर्धारित होता है। इस कारण उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को हम आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि दूसरे समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की समीक्षा की है और इसमें कई कमियों को इंगित किया है, वो इससे संतुष्ट नहीं है। दूसरे समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्क्स ने केवल आर्थिक कारक पर ही बल दिया है, जबकि हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में बहुत सारे गैर आर्थिक तत्व भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी है, प्रसार है, नवाचार है, जिनके कारण भी समाज में परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं है समाज में परिवर्तन हमेशा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही आई। करिश्माई नेतृत्व के कारण, विचारधारा में परिवर्तन के कारण भी समाज में परिवर्तन होता है। इसी तरह कार्ल मार्क्स अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में सहयोग की उपेक्षा करते हैं और वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं, यह भी उचित नहीं है। साथ ही लेवी स्कॉजर और राल्फ डैरेंडॉर्फ है, उन्होंने भी कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की समीक्षा की है, क्योंकि लेवी स्कॉजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि संघर्ष समाज के लिए प्रकार्यात्मक भी होता है। जरूरी नहीं है कि संघर्ष से समाज में असंतुलन और बिखराव भी आता हो। तो इस तरह कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, जो वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जो ये मानता है कि
इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं और इन वर्गों में हमेशा संघर्ष हुआ है और संघर्ष ही नई समाज व्यवस्था, नई उत्पादन प्रणाली का जन्म हुआ है और उससे सामाजिक परिवर्तन घटित हुआ है। इसको पूरी तरह उचित नहीं माना जा सकता, ऐसा समाज वैज्ञानिकों का कहना है। ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो केवल आर्थिक कारक को ही निर्णायक मानते हैं। मैक्स वेबर है, गुन्नार मेडल है, उन्होंने भी इनकी सिद्धांत की समीक्षा की है और इसकी कमियों को इंगित किया है। राल्फ डैरेंडॉर्फ ने तो अपनी पुस्तक क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उसमें कॉरपोरेट कैपिटलिज्म और जो एसोसिएशंस हैं उनके आधार पर मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित करने का प्रयास किया है, फिर भी वो केवल आर्थिक तत्व पर बल देते हैं, गैर आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करते हैं। इसी तरह सहयोग की उपेक्षा करके वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं और संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलू की उपेक्षा करते हैं। इस कारण उसकी अपनी सीमाएं हैं। फिर भी उन्होंने अपने समकालीन समाज वैज्ञानिकों से अलग हटकर अपना सामाजिक परिवर्तन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए पठनीय, उपयोगी है और समाज की समझ को बेहतर बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसका सार है, जो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से डिटेल में इसको समझ सकते हैं, जहाँ बहुत विस्तार पूर्वक इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझाया गया है और जो इनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा संबंधित है। और इस तरह टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप एक साथ दो टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। आप कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी समझ पाएंगे और साथ ही उनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इससे संबंधित कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। नियमित रूप से वीडियोस देखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। कोविड-19 महामारी से अभी हम उबर नहीं पाए हैं, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश उनकी पालना हमें करनी है। जब तक ऑफलाइन कॉलेजेस ओपन नहीं हो जाते तब तक इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, समाजशास्त्र के साथ अन्य जो विषय हैं उनकी बुक्स भी आपके पास हो, नियमित रूप से आप पढ़ें। बुक्स की जानकारी नहीं है तो आप अपने टीचर से व्हाट्सएप पर संपर्क करके उनसे किताबों की जानकारी ले सकते हैं। ज़्यादा किताबों में नहीं उलझना है आपको। एक एक टेक्स्ट बुक, आपके हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं यूजी में, जैसे समाजशास्त्र है तो उसके 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो एक एक किताब आप हर पेपर की यानी कि 3 सब्जेक्ट की कुल 6 पेपर हुए तो 6 बुक्स आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की हैं वो आपके पास हों, उनसे आप पढ़िए। इसके अलावा कंपलसरी हिंदी है, सामान्य हिंदी है, पर्यावरण अध्ययन है या गांधी दर्शन है, तो वो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, उनमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, लिखने का अभ्यास भी करना है, नियमित रूप से अखबार भी पढ़ना है आपको और कंप्यूटर की आपको जानकारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने खुद के काम कर सकें, जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म खुद भर सकें, परीक्षा का फॉर्म खुद भर सकें, अपनी खुद की ईमेल आईडी हो, खुद की एसएसओ आईडी हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट को सर्च कर सकें, उस पर देख सकें, पिछले सालों के पेपर देख सकें। इस तरह की बेसिक जानकारी आपको हो, ये आपको प्रयास करना है और सावधानी से पढ़ाई करनी है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।